बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में सियासी गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है। पंजाब का दर्जा हरारत इसलिए बढ़ रहा है कि 26 अरकान की मौतली का मामला है, और केपी का दर्जा हरारत इसलिए बढ़ रहा है कि केपी के अंदर तहरीक अदम एतमाद की बातगश्त जारी है। फिर वफाक के अंदर मामला ये चल रहा है कि सदर पाकिस्तान की तब्दीली की जो है वो ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं, और कभी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब जो है अडाला जेल जाएंगे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मिलने के लिए। तो यूँ अगर हम देखें तो एक खिचड़ी बनी हुई है। पंजाब है, केपी है, वफाक है, सियासी ऐसे नूरा कुश्ती कहें, सियासी सरगर्मियाँ कहें या सियासी दबाव कहें, बहरहाल चीज़ें जो है वो अब सियासत का जो आप एक रुख है वो चेंज होने जा रहा है। वफाक को 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है, और अब लग ये रहा है कि 27वीं तरमीम भी पास होने जा रही है। केपी के अंदर सूरत हाल ये है कि जो अपोजिशन अरकान हैं उन्हें कोई 53-54 अरकान की जो है वो तादाद वहाँ पहुँच चुकी है, और तकरीबन 19-20 का फ़र्क बाकी रह गया है। अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उस पर काम किया जाए तो कहा यह जा रहा है कि गंडापुर साहब जो है अपने घर चले जाएंगे। गवर्नर केपी के बड़े सरगर्म हो चुके हैं, और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर जो है बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। वफाक पहले 26वीं तरमीम में उनकी बड़ी अहमियत थी, और अब केपी के अंदर जो है उनकी बड़ी अहमियत जो है वो सामने आ रही है कि उनके बगैर किसी भी किस्म की तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाएगी। फिर आज स्पीकर कौमी असम्बली काफ़ी गरजे बरसे, और उन्होंने कहा कि वो 62-63 जो आइन की शिक है उस पर यकीन नहीं रखते, उस पर जो है वो जाना नहीं चाहते, लेकिन आइन की पामाली जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ना ही किसी को आइन पामाल करने दिया जाएगा। 26 अरकान का रेफरेंस जो है वो जो है हमने फ़ाइल कर दिया है, और उस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है ये कहा है कि वो इस पर जो आइन की एक शिक है उस पर अमल दरामद के पाबंद भी हैं, और अमल दरामद करवाएंगे भी सही। ये सूरत हाल है नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का बड़ा अहम दौरा था, और उस पर उन्होंने वार कोर्स के अफसरान से खिताब किया। उनका ये कहना था कि भारत अपनी शर्मिंदगी, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कभी ये कहा जाता है कि 2 अफवाज के दरमियान जंग में कोई तीसरा फरीक भी था, कोई उसकी भी हिमायत हासिल थी, लेकिन ये दोनों अफवाज की जंग थी। बात सिर्फ इतनी है कि हमने इस जंग को बड़े प्रोफेशनल तरीके से बड़े जज्बे के साथ लड़ा, और दुनिया ने देखा कि पाक फौज का जज्बा क्या था, पाकिस्तानी अवाम का जज्बा क्या था, और जो अज़म था हमारा उसके बायस, उस पेशेवराना तरबियत के बायस जो है पाकिस्तान ये जंग जीती। इस सूरत पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे पहले सेगमेंट में फैसल चौधरी साहब होंगे तहरीक इंसाफ से, राजा कमरुल इस्लाम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, और फिर हम बाद में बात करेंगे फील्ड मार्शल की स्पीच पर, और जो ओवरऑल सूरत बनने जा रही है कि भारत जो है वो ब्रिक्स सेमिनार में समिट में जो है उसने कोशिश की पाकिस्तान को सफारती तन्हाई के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। पहलगाम वाक़या का इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के सर थोपना चाह रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं, उससे बात करेंगे। और फिर मैं ज्वाइन करेंगे एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, उनसे बात होगी, और जनरल रिटायर्ड लोधी साहब से हम बात करेंगे। सारा तज़किया आपके सामने पेश करेंगे। चौधरी साहब बताइएगा, 2 चीज़ें बड़ी डिस्कस हो रही हैं। एक तो केपी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, और दूसरा जो है वो 26 अरकान की मौतली, और वो भी तहरीक इंसाफ के हैं पंजाब में। अब आपको क्या लगता है कि ये 26 अरकान, जैसे कि आज पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी कहा कि वो आइन पर लाजमी अमल दरामद करवाएंगे, ये 26 अरकान डी सीट हो सकते हैं? आप वकील भी हैं। आज पहले तो माजरत, जो भी टेक्निकल इशू था। इशू ये है सर कि जो आइन में और कानून में डिस्क्वालिफिकेशंस आर्टिकल 62-63 की मौजूद है, और 63A के में प्रोसेस भी होता है। अब 62 जो है वो प्री इलेक्शन यानी इलेक्शन से पहले की क्वालिफिकेशंस है, और 63 जो है वो पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन है। तो उसमें अगर आप आइन के इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ें, हाँ, और इलेक्शन एक्ट 2017 भी पढ़ें जो इस मैटर को डील करता है, तो आपको उसमें डिसऑर्डर इन असेंबली में
किसी की डिस्क्वालिफिकेशन की कोई ग्राउंड नहीं मिलती है जी। ना ये जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन को हासिल है, ना ये मोहतरम स्पीकर साहब को हासिल है कि वो अरकान को डिसऑर्डर करने पे जो है उनकी नाअहली का रेफरेंस दें। बिकॉज सर ये जो इवन अदरवाइज कोई फौजी यूनिट तो होती नहीं है वहाँ पे, तो जो इलेक्टेड लोग हैं, अवाम की मुंतखब करदा आवाज़ें हैं, उनको इस तरह से अगर आप डील करना शुरू करेंगे विदाउट backing of law, without backing of constitution, without having any proper legal justification, तो फिर वो तो स्पीकर साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल लीगल जस्टिफिकेशन तो है मेरे पास, जो हलफ है उसकी पासदारी नहीं की गई, जो हलफ उठाया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। और उन्होंने माजी की आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जो फैसला था उसकी भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है मामला सपुर्द किया था स्पीकर के, कि स्पीकर चाहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो आप नहीं समझते कि जो लीगल आप कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन नहीं है वो है उनके पास? सर अभी देखना पड़ेगा ना जावेद साहब के उस केस में क्या फैक्ट्स थे। उसमें जाहिर है और डिसऑर्डर इन असेंबली, यानी उसको आपने आम फहम के लिए कि हुल्लड़बाजी असेंबली के फ्लोर पे, वो तो शामिल नहीं है। यानी डिस्क्वालिफिकेशन अगर स्पीकर ने भी करनी है तो स्पीकर कोई बादशाह तो है नहीं, स्पीकर को भी किसी कानून के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी रूल रेगुलेशन के तहत जो है डिस्क्वालिफिकेशन करनी है। तो इसके स्पीकर को कोई अनब्राइडल्ड अथॉरिटी तो हासिल नहीं है। और यही जमहूरियत में तवसन होता है कि आपको कोई भी काम अंडर द लॉ करना पड़ता है। सो जो जुरिस्डिक्शन है वो वेस्टेड होती है उस किसी इनेक्टमेंट ऑफ लॉ से, कोई जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है उससे आपकी जुरिस्डिक्शन और आपकी पावर जो है वो फ्लो करती हैं। तो मैंने अर्ज किया कि ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इस किस्म की पावर्स जो स्पीकर साहब को देते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन को ये जुरिस्डिक्शन हासिल है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये रेफरेंस शायद बगैर किसी कार्रवाई के वापस कर दिए जाए अगर इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्टली आइन और कानून के मुताबिक चले। अब मेरी तमाम गुफ्तगू आइन और कानून के तनाजुर में है और आइन और कानून इस मुल्क में मुअत्तल है, ये मेरी ज़ाती राय है। तो अगर उसमें कुछ और चीज़ होती है तो मुझे कम से कम हैरानगी नहीं होगी। कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है चौधरी साहब, लेकिन केपी असम्बली भी आपकी जो है वो ख़तरे में है। अलीमीन गंडापुर साहब जो है वो भी ख़तरे में है और जो है वो वहाँ पे भी मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। जैसे 26वीं आईनी तरमीम में जो है उन्होंने अहमियत इख्तियार की थी, अब केपी के अंदर जो है उनकी बड़ी अहमियत है कि उनके बगैर कोई भी अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। तो सूरत आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी बन सकती है कि कोई अदम एतमाद आ जाए, या उसके लिए कोई तरीके इंसाफ की कोई अपनी तैयारी है, कोई आपके राब्ते होंगे? नवीद साहब मेरा नहीं ख्याल के ये तो एक प्याली में तूफान के मुतरादिफ है। अली अमीन उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक इमरान खान साहब का एतमाद उनको हासिल है। ठीक है। और वो एतमाद जो है वो अपनी जगह कायम रहेगा। उस एतमाद को अभी तक ठेस नहीं पहुंचाई जा सकी, ये मेरा मुशाहिदा है, मेरी इंफॉर्मेशन भी है। और तेरी इमरान खान साहब से ज़ाती तौर पे इस मामले में एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है। और अदम एतमाद का चांस जो है वो केपी में इसलिए नहीं है कि केपी में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। तो कोई शख्स जो अपनी सियासत की लाश की आत्मा की चिता जलाना चाहता है तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस माहौल और इस मौके पे एक आदमी भी टूट के दूसरी साइड पे जाएगा। हाँ, इमरान खान साहब की टेस्ट अप्रूवल हुई तो अली मीन साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। लेकिन इमरान खान को तो कहा जा रहा है कि उनकी अपनी बहन कह रही हैं कि चौधरी साहब वो माइनस ही हो गए हैं, बजट उनकी मंजूरी के बगैर जो है पास हो गया। हालांकि काफ़ी दिन थे कि उनकी अप्रूवल का वेट किया, लेकिन नहीं किया गया चौधरी साहब। और हम देख रहे हैं कि गंडापुर को भी वो अभी उनकी अहमियत या उनके राब्ते नहीं है खान साहब के साथ जितने पहले थे। गुजारिश ये है सर कि जो बजट का मामला है वो तो बड़ा
इल ट्रीटेड मामला है। यानी आप ये नहीं समझते कि अगर आप बजट नहीं पास करेंगे तो वफाक पे तो उसका कोई असर नहीं, उसका तो शाखसाना सूबाई हुकूमत को जो है भुगतना पड़ता है। अब अली अमीन साहब क्यों जानते बूझते हैं, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है और आईनी तौर पे बजट ना पास करने की कुछ नताइज भी हैं, तो फिर ये चीजें तो पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड करनी। माइनस इमरान खान कैसे हो सकता है? इमरान खान को मुल्क की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। अवाम जो है उनको अपना एक निजात दहिंदा समझती है, अवाम उनको अपना एक ऐसा आदमी समझती है कि जी जिनसे उम्मीद है। तो सर गुजारिश ये है कि ये जो सारे मामलात ये देख रहे हैं आप, ये चाहे मैं की पहली में तूफान से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। हलीमा बीबी की जो स्टेटमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट से इज्तनाब बेहतर तरीका था। लेकिन खान साहब जो है वो बार बार ये भी तो चाह रहे हैं ना कि तहरीक चलाई जाए, तहरीक चलाई जाए, और अब भी अशूरा के बाद जो है वो तहरीक का एक नारा लगाया गया है। तो आप तो चचा पुराने सियासी वर्कर हैं और तहरीक इंसाफ को भी जानते हैं, आपने कई जमातों को देखा हुआ है और कई तरीकों को भी देखा हुआ है। तहरीक क्यों नहीं चल रही, क्या वजह है? कैपेसिटी नहीं है लीडरशिप में कि जो जिसने तहरीक चलानी है, या कोई और वजह है कि राब्ते जेल के अंदर भी हैं और कहीं और भी हैं? जरूर साहब, तहरीकें चलती हैं, आपने भी सारी उम्र इन चीज़ों को कवर किया, हमने भी बचपन से यही काम किया है और देखा है कि तहरीक बनाने का एक माहौल होता है। तहरीक के लिए मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ही एक पॉइंट पे इकट्ठा किया जाता है जी, और वहाँ से आगे बात बढ़ाई जाती है। यानी अगर किसानों का मामला है, मजदूरों का मामला है, ताजरों का मामला है, आजरों का मामला है, जीरों का मामला है, तो सबको एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए। तो मैं नहीं देखता कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। अगर इमरान खान साहब की बहनें आगे आए, तीनों बहनें, वो लीड करें, और उसके लिए भी ज़ाहिर है उनको दौरे करने पड़ेंगे, मुलाकातें करनी पड़ेंगी लोगों, फिर तो एक तहरीक का कोई माहौल बन सकता है। हाँ। लेकिन अगर वो खुद शामिल ना हो और ये तोक़ो करें कि वर्कर्स निकल के मार भी खाएंगे, गोली भी और लाठी भी, तो ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि लीडरशिप का 26 नवंबर के बाद कारकुनान का ट्रस्ट डेफिसिट है इस लीडर इंकम्बेंट पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर, और वो इनके कहने पे नहीं निकलेंगे, ये मेरी जाती राय है। तो खान साहब भी नहीं चाहेंगे कि ये लीडरशिप जो है वो चेंज हो? खान साहब को अब ये फैसला करना है कि अगर वो बाहर आना चाहते हैं और सियासत करना चाहते हैं, तो तहरीक का जो मामला वो बार बार कह रहे हैं जिसकी कोई उनको फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है जी, तो वो स्ट्रेटजी भी बदलें और अपनी टीम भी बदलें। जब दो सेट बैट्समैन क्रिकेट में टेस्ट में लगे होते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए आप अटैक करते हैं। जब पेस अटैक काम नहीं करता है, जो नाकाम हो जाता है, तो फिर आप स्पिनर्स लाते हैं। तो अभी एक सियासी टीम लानी पड़ेगी जो कि इस मामलात को स्पिन कर सके, और बहुत सारे मामलात में अभी एक स्टेप बैक करने की ज़रूरत है। पीटीआई के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट की गई हैं, और पीटीआई में एक कैपेबिलिटी है कि मौका ज़ाया कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई मौका, और फिर मौका बनाना जो है इनकी कैपेसिटी नहीं है। मौका और महल बनाना और इस तरह से एक रास्ता क्रिएट करना, बंद गली में से रास्ता बनाने, ये बड़े एक काबिलियत की और सियासी तजर्बाकारी की बात होती है, जो कि मौजूदा क़यादत के पास नहीं है। और इमरान खान साहब बार बार एक ही तजर्बा करके अगर ये समझें कि नताइज मुख्तलिफ निकलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता। ठीक है। राय साहब, आपने जो बात सुनी अभी फैसल चौधरी साहब की, वो तो खुद तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। कैपेसिटी का मामला है, कैपेसिटी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा माहौल बना सकती है तहरीक इंसाफ लीडरशिप के जिससे तहरीक चलाई जाए। तो फिर तो आप मुतमईन हैं, कोई आपको खतरा नहीं है? सर नहीं, खतरा तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नहीं था। ये तो चले उन्होंने एक बड़ा रैशनलिस्टिक किस्म का और हकायक के मुताबिक, ऐन मुताबिक, जो एक पॉलिटिकल वर्कर, शायद मैं उस सियासी जमात में होता तो इस चीज से मिलती जुलती राय
देता, या मेरी सियासी जमात में अगर हाँ नहीं जो साहब जो है वो बड़ा राय रखते हैं, मेरी ओपिनियन ये एक प्योर जो एक सियासी वर्कर होता है जिसकी नज़र जो है आगे हुकूमत की इस्तेदाद पे भी होती है और अपनी कैपेसिटीज पे भी होती हैं, और उसके अंदर से रास्ता निकालने की इन्होंने बात की। लेकिन जो हम अदम एतमाद की बात कर रहे थे केपी में, वो क्योंकि फैसल भाई चले गए प्योर इमरान खान साहब के एतमाद खोने की सूरत में अमीन गंडापुर साहब की वज़ारत आला से महरूमी को। हाँ। हमारा जो इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी वो ये हो रही थी कि अगर वो जो इमरान खान साहब वाले लोग हैं वो उनके साथ भी खड़े रहें तो तब भी जो अदम एतमाद है उसके स्टैटिस्टिक्स पे, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि कोई वो फैसला नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन है अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और आज़ाद अरकान जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं। तो अगर उससे बचना है तो फिर एक दफ़ा फिर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में इन्हें नमाज अदा करनी पड़ेगी, और उसी तरह जिस तरह के 26वीं आईनी तरमीम के टाइम में किया था। इसके अलावा अगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया तो और कोई रास्ता अदम एतमाद से बचने का नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया तो फिर तरीके अदम एतमाद आ सकती है। फैसल चोई साहब आपका शुक्रिया, राय साहब आपका शुक्रिया। तो यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले चलते हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब की तरफ। राय साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा सर, एक तो दो मामला हैं राय साहब, एक तो पंजाब है, पंजाब में 26 अरकान की मौतली का मामला है और स्पीकर पंजाब असम्बली ने रेफरेंस जो है वो भेज दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। आप क्या समझते हैं कि इन अरकान की मौतली से, क्योंकि उनका जो मेन फोकस है, जो उनकी मेन प्ली है, वो ये कहते हैं कि जो माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है अरकान की मौतली या अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मामला जो है स्पीकर के सपुर्द किया था, उनके सर छोड़ा था, और अब भी मैं स्पीकर पंजाब असम्बली हूं और मैंने जो है वो हाउस इन ऑर्डर करना है। तो सूरत क्या समझते हैं, किस तरफ जा रही है सर? लेकिन जहाँ तक पंजाब असम्बली का ताल्लुक है, पंजाब असम्बली में इस मरतबा एक वर्स्ट किस्म का हुलिगनिज्म हुआ, और इससे पहले भी एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन इस कदर गलीज गालियाँ, इस कदर ऐसे कि जिसमें मुंह छुपाना पड़ जाए मेंबरान को, और उस पर बात करते हुए भी आज जब मैं यहाँ उस पर मुखातब हूँ उस मौजू पे, तो मुझे खुद जो है वो नदामत हो रही है और शर्म आ रही है। और फिर उसके बाद जिस्मानी तौर पे भी छोटा मोटा चलें दिक्का मुक्का हो जाता था, लेकिन असम्बली की जो साउंड सिस्टम था उसको उखाड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना, लिहाजा चीज़ें जो हैं वो बढ़ के हुई हैं माजी की निस्बत, और उसी के तनासुब से फिर दूसरी तरफ से स्पीकर साहब की तरफ से, स्पीकर पंजाब असम्बली एक कानूनी आदमी हैं और बड़े जो हैं वो हर ज़ाब्ते और उसके तहत रूल्स के तहत चलने वाले हैं, और उनकी तरफ से भी ये चीज़ आई। तो कुछ लोगों ने मुझे ये तोजी पेश की कि मुअत्तली तो ठीक थी, लेकिन ये जो रेफरेंस फाइल हुआ है उनकी नाअहली के लिए, यानी उनकी परमानेंट डीसीट करने के लिए, वो डीसीट करने के लिए, वो गलत है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मुमकिन है कि कोई कहे कि चलें जी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया और थोड़ा कम होना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि जिन ग्राउंड्स पे मुअत्तली, यानी अगर आप इसी को सिविल सर्विस रूल्स के तहत देखें तो मुअत्तली भी मिसकंडक्ट का नतीजा होती है पहले मरले में, और उसके बाद सब्सिक्वेंट इट लीड्स टू डिसमिसल। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है, बहरहाल ये कोई खुशगवार चीज भी नहीं है, इसे अगर ये ना होती तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन अब बात तो यह है कि माहौल इस जगह पे चला गया है कि अब असेंबलियां जहां पर गुफ्तगू होती थी, जो डिबेटिंग फोरम था, जहां पर जो है वो आप अपने मुंह के साथ जो मर्जी के हैं असेंबली के फ्लोर लेके, तो वो एक बात थी, लेकिन ये जिस चीज जो कल्चर को फरोग दिया गया है ये मुस्तकबिल के लिए खुशगवार नहीं होगा, और उसके सद्देबाप के लिए अगर कोई ऐसा एक्शन किया जाता है जो प्रिवेंटिव जो है वो एक्शंस में आता है, तो वो भी कोई इतना काबिल एतराज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये एक नाखुशगवार सूरत है। चलें फैसल चोई साहब, जो सूरत बन रही है सर, चलें फैसल साहब का भी रब्ता शायद मकसद नहीं हुआ। राय साहब आपसे ही बात करता हूँ
कि जो केपी के अंदर सूरत बनने जा रही है सर, जो बात हो रही है कि तरीके अदम एतमाद जो है वो पेश होने जा रही है, कोई फैसल करीम कुंडी साहब जो है कभी उनके बयान आते हैं तो कभी कुछ, तो जैसे ये माजी में कहा गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करके जो है उन्हें सियासी शहीद किया गया है, तो क्या सूरत हाल कोई ऐसी बन रही है कि वहाँ पे कोई? देखिए, अभी तक तो एज वी स्पीक ऐसा कोई न फैसला हुआ है, ना कोई अभी इस पे पार्टी के, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, कि संजीदा किस्म की गुफ्तगू हुई है। फिगर्स को डिस्कस करना रोज हम टेलीविजन चैनल्स पे भी करते हैं, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तहरीक अदम एतमाद एक परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल अमल है, आइन में बड़ी सराहत के साथ दिया गया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब वो मुमकिन हो गया है। यानी पहले वो जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं जो इस वक्त खड़े हैं पार्टी वाबस्तगी की बिना पर गंडापुर के साथ, जी वो पहले वो मुमकिन नहीं था, लेकिन अब ये रिजर्व सीट्स का फैसला आने के बाद वो पॉसिबल जरूर हो गया, लेकिन इसमें काफी सारी इफ्स एंड बट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, और इसके बाद जो है दीगर जमातों की, और फिर आज़ाद अराकीन जो अभी भी आज़ाद हैसियत से गो के गंडापुर साहब की हुकूमत के साथ हैं आज की तारीख तक, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में उन पे कोई जो है कानूनी या अखलाकी कदगन नहीं है कि वो अगर किसी और जमात को वोट दें और अदम एतमाद में हिस्सा लें। तो ये वो फैक्टर्स हैं बुनियादी तौर पर जो नंबर गेम में अगर आप जाएं, इस वक्त अगर अपोजिशन की सारे सीट्स इकट्ठी कर ली जाए और कोई 20 के लगभग जो है वो आज़ाद अराकीन इस तरफ वोट दे दें, तो अदम एतमाद भी मुमकिन है और नई हुकूमत बनाना भी मुमकिन है। लेकिन राजा साहब, जो सूरत में दिख रही है वो तो ये है कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, दूसरी तरफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद की बात होती है, तो फिर आप नहीं समझते कि दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं चल सकती? ये दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं चली, लेकिन ये ज़रूर हुआ होता रहा है कि फेजेस में चीज़ें जो हैं दोनों चलती रही हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात माजी में भी हुए कि जब मुज़ाकरात भी कभी एक फेज़ में हुए, फिर कोई अदम एतमाद या दीगर चीज़ें आई, लेकिन इस वक्त चूँकि जैसे मैंने बताया कि अभी कोई ऐसी किसी जगह पे ये कंसिडरेशन नहीं है, ये तो अभी फिगर्स की बात हो रही है, और वो ज़्यादातर चूँकि मीडिया पे लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो हम भी ये जवाब देते हैं और देना चाहिए कि जी ये मुमकिन है, इसे किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। जब फैसला होगा तो फिर तो जाहिर है दोनों में से एक ही काम होंगे ना, या मुज़ाकरात होंगे या अदम एतमाद होगी, लेकिन अभी तक जो है अभी तक तो मुज़ाकरात के दरवाजे हुकूमत की तरफ से खुले हुए हैं, जैसे बार बार हुकूमत ने कहा। तो अभी इस वक्त अदम एतमाद की कोई ऐसी चीज अंडर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये किसी लम्हे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप जब बता रहे हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं, तो कोई आपको मिलता है चांस या कोई तवक्को है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो रवैये हैं, वो जो एक हॉस्टिलिटी है, एक गाली गलोच है, एक इंतहा पसंदी का रवैया है कि ये सब कुछ होगा तो फिर उसके बाद जो है वो मुहावरा तो है कि ना 9 मन तेल होगा ना, लेकिन यहाँ पर तो वो नाचने का बाद का टाइम आता है, अभी तो वो उसकी जो आमादगी है वो ही नहीं है हो रही। तो अभी तक तो मुज़ाकरात भी बहुत दूर लगते हैं, बावजूद इसके कि हुकूमत जो है वो ऑल विलिंग है, ऑल आउट है, लेकिन उसके लिए असम्बली का प्लेटफॉर्म भी हाजिर है। स्पीकर साहब ने भी माजी में भी इस रवैये का मुजाहरा भी किया और उन्होंने फैसिलिटेट भी किए मुज़ाकरात, लेकिन अभी तक तो मुज़ाकरात की भी कोई हवा नजर नहीं आ रही, बल्कि ऐलान ये है कि जी आशूरा के बाद वो तहरीक चलाएंगे, जिसका ये इम्कान भी तारीख का भी कोई नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल मुज़ाकरात फिर भी अवलीन तरजीह है। तो आपको लगता है कि वाकई तहरीक शुरू हो जाएगी सर? ये उसमें तो बहुत सी इससे पहले भी जो तहरीकें उन्होंने चलाई वो बुरी तरह नाकाम हुई इन्हीं रवैयों की वजह से। और इस वक्त तो अपोजिशन की जो सियासी जमात है वो आपस में बुरी तरह दस्तो गिरेबान है, उनके अंदर जो है वो अपने मामलात ही सेटल नहीं हो रहे। KPK में भी यही आलम है, मरकज़ में भी यही आलम है, तंजीमों
में भी यही आलम है। और इवन जो उनके ओहदेदार हैं जिनको एक दफ़ा एक को ट्रस्ट पोर्ट्रे किया जाता है, दूसरी दफ़ा उसको विड्रॉ करके दूसरे पे किया जाता है, तो इस वक्त तो उनके अंदर ही एक जो है वो कोहराम बरपा है। तो इसमें तो अभी बड़े दूर की कौड़ी लाने वाली बात है एहतजाज की तहरीक चलाना। जी, लेकिन राय साहब ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जो है वो तरीके अदम एतमाद के साथ साथ जब तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो चलने जा रही है तो हुकूमत कुछ परेशान लग रही है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि उन्हें जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देखें, जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो कानून की रूह से हैं, वही एक ही। देखें, जब भी आप एनालिसिस करते हैं या तकाबुल करते हैं तो उसमें तरीके इंसाफ का जो अपना रवैया रहा है गैर लचकदार, जिस तरीके से फिर जब वो जिक्र नहीं करना चाहते लेकिन आ जाता है कि जिस तरीके से अभी तो वो 9 मई के आफ्टर शॉक्स जो हैं उससे बाहर नहीं निकल सकी। अभी उस पर मुख्तलिफ फैसले हालिया जो अदालती आए उसके तहत अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं आगे अपना रुख मुतय्यन कर रही हैं। तो इस हवाले से उनके लिए उनका ये इल्ज़ाम तो बिल्कुल बेजा है कि कोई हुकूमत प्रेशराइज कर रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके अपनी सफ़ों में लोग जो हैं वो उनके इस रवैये से मायूस होकर उनके सियासी जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, ख़ुसूसन अब KP के इन हालात के बाद तो खैबर पख्तूनख्वा में भी एक टोटल जो है वो मायूसी का आलम है और लोग जो हैं अब दूसरी जमातों की तरफ बिलखुसूस आज़ाद अराकीन जो है वो देख रहे हैं अपने सियासी बका के लिए। चलें राय साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा अहम खिताब था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में और उन्होंने बड़ा दो टोक और वाज़े पैगाम दिया है भारत को भी कि अगर उसने दोबारा जारहियत की कोशिश की और अगर इसने दोबारा जो है वो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो बड़ा भयानक और मुँह तोड़ जवाब जो है वो तैयार है और उसे दोबारा दिया जाएगा। हमें चयन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, उनसे बात करेंगे और जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब ने, उनसे बात करेंगे। नईम खालिद लोधी साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। खालिद साहब आपका शुक्रिया। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर पहले जो आज का खिताब है ज़रा उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिएगा कि आप कैसे देख रहे हैं कि इंडिया बार बार जो है दोबारा से धमकियाँ दे रहा है कि हम ये कर देंगे, हम संदूक 2 जो है वो आ जाएगा। कभी उसने ब्रिक्स में जो है वो कोशिश की कि पहलगाम वाक़या में पाकिस्तान को मुलव्वस किया जाए, नाकाम हो गया और अब तो उसने राफेल तैयारों की जो तबाही थी वो भी तस्लीम कर ली है, उन्हें इजाज़त दिए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, बिल्कुल जब भी कोई मुल्क जंग लड़ता है तो उसका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है या वॉर ऑब्जेक्टिव होता है जो उन्हें अचीव करना होता है। हिंदुस्तान को जाहिर है अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया, अगर किसी के ज़हन में था भी कि हिंदुस्तान ने वो मकसद हासिल नहीं किए। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने नुकसानात का ना सिर्फ एतराफ़ कर रहे हैं बल्कि ऑब्वियसली दुनिया भी पहले ही जान चुकी थी कि ये नुकसानात हुए हैं जी। ये बड़ा, और इस दौरान आपने नोट किया होगा क्योंकि उनकी जो मुल्क की पॉपुलेशन है बड़ी ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड होगी या मायूस होगी अपनी लीडरशिप से, ख़ास तौर पे जो एयर में परफॉर्मेंस हुई है इंडियन एयरफोर्स की। तो बहुत सारे सवाल उनके उठ रहे हैं बिकॉज आपने नोट किया होगा जब शिकस्त होती है तो ऑब्वियसली ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। जी। पिछले कई दिनों से उनकी जो लीडरशिप है वो कभी उनकी एयरफोर्स के लोग कहते थे कि जी हमें खुला हाथ नहीं दिया गया, कभी कहते थे हमारे पास जहाज नहीं थे, CDS ने कहा कि हमने टैक्टिक्स इंप्रूव किए हैं, कभी कहा कि हमने फ्यूचर के लिए लर्न कर लिए हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन एक इंडिकेट करती थी, लेकिन उन्होंने उसको कंपनसेट इस तरह किया था कि वॉर मॉन्गरिंग, उन्होंने कहा कि एक ऑफेंस की एक माहौल बरकरार रखें ताकि लोगों को ये उम्मीद रहे कि शायद हिंदुस्तानी फौज ने या आर्म फोर्सेस ने अभी कुछ ना कुछ ऐसा हमें करके दिखाना है। और ये एक एक्सपेक्टेशन खामखाई की और बढ़ा रहे थे। और ये मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने, आर्मी चीफ ने जो इस वक्त बयान दिया है ये बहुत मुनासिब और टाइमली इस तरह है कि हमने एक, जैसे मैं जंग के दिनों में भी कहता था कि हर मुल्क के ऊपर जब ऑफेंस खास तौर पे लॉन्च किया जाता है, जो डिफेंस करने वाला मुल्क होता है जैसे हम थे, तो हमने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की थी। हिंदुस्तान ने अपनी की थी हमारे ऊपर, लेकिन जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट ज्यादा इम्पोज करने की या यानी जंग में दूसरे के लिए इतनी महंगी कर दी जाए कंटिन्यू करना, तब वो दुश्मन बाज आता है। पाकिस्तान ने यही किया
6 और 7 की दरमियानी रात को 6-0 किया आपके सामने है, और 10 तारीख को जो मैसिव डिस्ट्रक्शन या बॉम्बिंग की गई, अब तो हिंदुस्तान मान रहा है कि 34-35 जगहों पर बमबारी हुई, अब कैजुअलिटीज हो रही हैं, वो एक्नॉलेज करना शुरू हो गए हैं, उनको मेडल देना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ा टाइमली शायद रिक्वायरमेंट थी कि हमारी तरफ से अपना रिजॉल्व या एक इंटेंशन फिर से डिक्लेयर की जाए कि हम फिर एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट आप पर ऐसी इंपोज करने की सलाहियत रखते हैं अगर आपने कोई मिस एडवेंचर कोशिश की, और उससे बहुत सारी चीजें सेट असाइड हो जाएंगी जो एक बहुत सारे ख्यालात या जिसको कहते हैं वहम पैदा हो रहे हैं दोनों तरफ, और एक और इनसिक्योरिटी की तरफ इस पूरे खित्ते को ले जाया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये टाइमली कॉल है। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, अब आप फरमाइएगा सर, आपने तो खुद विटनेस किया है इस सारी सूरत हाल को, पहले भी आप जो है वो खुद इस अपने ट्रुप्स को जो है वो कमांड करते रहे हैं, तो सर सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जो भारत से बयानात आ रहे हैं कि संदूर 2 होने जा रहा है, या हम बदला लेंगे, या हम ये करेंगे, आप समझते हैं कि ये सीज फायर बरकरार रहेगा कोई खतरा है, दोबारा जारियत हो सकती है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सिचुएशन को तो बड़े अच्छे तरीके से खालिद साहब ने कवर किया है। देखिए बात यह है कि वो एक मशहूर सेइंग है ना कि जब आप एक ही गलत काम बार बार करें तो उसका, और ये सोचें कि उसका कोई और नतीजा निकलेगा, तो ये पागलपन है। जी। तो यही काम भारत करने की कोशिश कर रहा है। वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि असल में तो उनकी सुबकी बहुत हुई है और उनको बड़ी गहरी चोट लगी है, और ये इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि उठ पाएंगे और फौरी तौर पे दोबारा हमला करेंगे। ये माहौल जरूर कायम रखेंगे, और भाई बात सीधी सी है कि अमन कायम रखने के लिए आपको जंग के लिए तैयार रहना पड़ता है हमेशा। और आज की जो तकरीर है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की फील्ड मार्शल साहब की, उसमें चूंकि वो बड़े सीनियर ऑफिसर्स की पासिंग आउट थी जिनसे वो बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कोर्स मुकम्मल किया है, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने एक तो ये बताया कि आजकल जंगों की नौयत क्या है, और फिर उन्होंने ये एतमाद के साथ बताया कि हम हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हाइब्रिड वॉर का जिक्र किया, उन्होंने आजकल की हाई टेक टेक्नोलॉजी की वॉर का जिक्र किया, और उन्होंने ये जिक्र भी किया जो कि मोदी साहब जो बार बार ये संदूर 2 या संदूर की लगातार कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ अल्फाज में बताया कि उससे भी सख्त जवाब मिलेगा जो पहले दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि जो बाशऊर लोग हैं हिंदुस्तान के, वो अब इस बात को समझ रहे हैं। एक तो जैसे अभी खालिद साहब ने कहा, एक बात बड़ी क्लियर है कि अब उन्होंने मानना शुरू कर दिया है। हमने एक ही हमारा बयानिया था, हम उसी बयानिए पर कायम है, जो नुकसान उनका हुआ, जो नुकसान हमारा हुआ, और अब वो खुद भी उनके कभी इधर से बात आ रही है, कभी उधर से बात आ रही है, कभी मेडल दिए जा रहे हैं, कभी उनका डिफेंस अटैची की बात कर रहा है। तो अभी सारी पिक्चर जो है मेरे ख्याल उनकी अपने लोगों को भी क्लियर हो गई है। तो जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज जुड़ के खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और जिस तरीके से अपनी अफवाज की हमायत करते हैं, और जिस तरीके से तीनों चारों मुसल्लह अफवाज जो है हमारी, उनका आपस की जो कोऑर्डिनेशन है, जिस तरीके से हमारी बहादुर एयरफोर्स ने उनको जवाब दिया है, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो पाकिस्तान की तैयारी अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरीन है। और ऐसा नहीं है कि अभी हम कोई बैठे होंगे और हम अपने सिर्फ खुशियाँ मना रहे होंगे कि जी हमने एक राउंड जीत लिया है, जंग जीत ली है। हम अभी भी देख रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और किस किस्म का हमला मतवक्को है, हमने क्या जवाब देना है। तो यही तो अमन का तो तरीका और कोई है ही नहीं। तो अभी उनको मेरा अगर मुझसे वो पूछे साहब जरा कि साहब हमारी बात तो नहीं सुनेंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को ब्रॉबीट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को दबाव में नहीं लाया जा सकता। अब पाकिस्तान के साथ अगर आपने डील करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप बराबरी की सतह पर बातचीत करें। दो न्यूक्लियर ताकतें आपस में लड़ कर अपने मसले हल नहीं कर सकती, ये पूरी दुनिया जानती है और अभी देख भी लिया गया है। हाँ अलबत्ता अगर फिर भी वो मुसर हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि पहले से भी बड़ा जवाब देंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले एक दफ़ा कहा था, जी उन्होंने बात सुनी नहीं थी कि पाकिस्तान के पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिनका उनको इल्म नहीं है। तो अब मैं एक बात और कह दूं आपके साथ कि जो कुछ उन्होंने देखा है, इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास ऐसी चीजें और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो अभी उन्होंने देखी नहीं है। तो अपने ऊपर रहम करें, वरना मर्जी है उनकी। अपने पे रहम करें, अपनी आवाम पे रहम करें। खालिद साहब बड़ी अच्छी बात की जनरल साहब ने कि
अभी तो ये आप कहें कि ट्रेलर था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और जो पाकिस्तान के पास मौजूद है अभी वो तो उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या मौजूद है। तो खालिद साहब, जो अब ईरान इजराइल वार को देखें, इससे पहले पाकिस्तान भारत की जंग को देखें, तो दुनिया सर अलाउ करेगी कि खित्ते में, दुनिया में जो है वो एक नई जंग छिड़ जाए, एक नई जो है वो दोनों रियासतें जो हैं वो एटमी ताकत हैं? देखिए, जनरल लोधी ने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया में जंग उसी वक्त रुकती है अपना तैयार जब होते हैं, और वो एक सेइंग है कि नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। तो जितने आप तैयार होंगे उतना ही आप कंफर्म और एश्योर्ड होंगे अपने बारे में। हम तैयार थे अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देख लिया, खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स का आप कंपैरिजन कर लें। पाक फ़ज़ाइया तैयार थी, जो परफॉर्मेंस दिखाई 7 तारीख को, जो 10 तारीख को, और हिंदुस्तान के जो टॉप लीडरशिप है अब क्या कहना शुरू हो गए हैं। नो लेस देन CDS ने ये कहा कि 7 तारीख को हमें लगा हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी हैं, और फिर हमने 10 तारीख को इम्प्रूव किया और कम बैक किया। तो आपके व्यूअर्स, ये बिल्कुल मैं अक्सर ऑन द लाइटर नोट बात करता हूँ, क्योंकि जब मिलिट्री की बातें ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं तो मैं अक्सर ये चैनल्स पे कहा था, सॉरी अगर रिपीट आपके चैनल पे कर रहा हूँ, तो देखिए ये वर्ल्ड कप क्रिकेट में अगर हिंदुस्तान की टीम जाए और वहाँ से हार के आ जाए और जर्नलिस्ट पूछे आप जैसे कि जी वहाँ पे हारे या जीते, और वो कहें ये ना देखें कि हम हारे कितने थे या विकेट कितनी ली या स्कोर किया, ये देखें कि अगले वर्ल्ड कप के लिए हमने क्या तैयारी की। जी। तो जो वर्ल्ड कप हो रहा होता है उसी की तैयारी करनी होती है, उसी में दुनिया आपको देख रही होती है, उसी में अपना आपने, जिसको मैंने कहा कि दुश्मन पर वो कॉस्ट प्रेम, और खास तौर पर ये ज़हन में रखिएगा कि ऑफेंस उन्होंने किया था। ऑफेंस करता है वो रिग्रेट नहीं करता तैयारी पे, उसकी तो तैयारी है तो वो ऑफेंस कर रहा है। ये तो नहीं होता कि आप ऑफेंस भी कर रहे हैं और फिर कहें ओ सॉरी हमें रियलाइज हुआ कि हमारे ये टैक्टिक्स फॉल्टी थे या हमारे में ये कमी थी। तो ये जितना आप रिजॉल्व दिखाएंगे उतनी ही आप डिटर करेंगे वॉर को, और ये जरूर है कि ये मीन्स नहीं रह गए। दुनिया वॉच करती है, दुनिया अब आपको देखिए, जब हमने विक्ट्री कर ली दुनिया हमसे क्यों बातें कर रही है आज, दुनिया आपको क्यों इन्वॉल्व कर रही है, हमारी सुलह लेती है, उस तरह का पहलगाम का उस तरह कंडेम नहीं हो रहा, हमारा नाम लेके तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, इसलिए बिकॉज विक्ट्री हैज वैल्यू। विक्ट्री आपको वैल्यू देती है। मैं अक्सर लोगों को ये बात करता हूँ और चैनल्स पे भी ये कहता हूँ कि जब हमने यहाँ पे, अक्सर लोग कहते हैं जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जंग रुकवाई, सीज़फायर करवाया, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये पाकिस्तान के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फ़ज़ाइया ने ये सीज़फायर करवाई। खुदा ना खास्ता हमारी अगर ये परफॉर्मेंस ना होती एज अ कौम, एज मुसल्लह अफवाज, एज पाकिस्तान एयरफोर्स, तो आया ही किसी ने सीज़फायर कराने आना था? 10 दिन पहले के सारे प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान उठाकर देख ले, उनका लग रहा था कि वो सीज़फायर कराएंगे। हमने सीज़फायर अर्न की है, ये हमने विक्ट्री अर्न की है, एंड वी मस्ट कंटिन्यू टू ऐड वैल्यू टू आवर विक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह। तो नईम साहब, जैसे कि अभी खालिद साहब बात कर रहे थे कि दुनिया किस तरह देख रही है इस सारी सूरत हाल को, आपने देखा कि अगर ये इजराइल ईरान सीज़फायर होता है, हो गया है, पाकिस्तान भारत सीज़फायर हो गया है, तो अब दोबारा से अगर ये जंग छिड़ती है तो आप नहीं समझते कि ये जंग फैल सकती है, बाकी ममालिक भी इसकी लपेट में आ सकते हैं? ये देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जंगें कौमों को खुद ही लड़ना पड़ती हैं, चाहे आपके दोस्त जितने भी हों, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि काम पर, टाइम पर काम आने वाले दोस्तों को इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए, कौमों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लॉजिस्टिक्स की जो आपको मदद मिल जाए तो बहुत उसका फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास एयरफोर्स ना हो मिसाल के तौर पे, या एयरफोर्स की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो, तो अचानक जंग के दौरान आपके दोस्त आपको देने की कोशिश करें तो आप उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, जैसे कि आपने देखा कि हुआ ईरान के साथ। इसी तरीके से अगर अभी हिंदुस्तान कोई नए जहाज लेने की कोशिश कर रहा है तो खालिद साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे नहीं है कि 15 दिन के बाद वो चढ़ दौड़ेंगे या उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। एक बात तो ये है जो कि हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको अपनी तैयारी खुद करनी है, इसमें कोई शक नहीं कि खारजा पॉलिसी से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने दोस्तों में इजाफा करें, अपने दुश्मनों में कमी करें, और कुछ ऐसे छुपे हुए दोस्त और दुश्मन होते हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि तेल की धार देख के जिस तरफ देखा हवा चली उस तरफ हो गए, तो उसमें विक्ट्री बहुत अहम होती है, जैसे कि मेरे भाई बता रहे थे, तो मेरा ख्याल वो भी हमने करके दिखा दिया। लेकिन जो एक ज़रूरी बात मैं आपके तौफीक से करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो भाई, अगर हमारी आर्म फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में हैं, जो कि अल्लाह ताला का फजल है, तो हमें चाहिए कि अंदरूनी तौर पे बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जुडिशरी है, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है,
बाकी इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी चाहिए कि कोशिश करके अपने आप को उभारें, ऊपर लेकर आएं और अपने अंदर एतमाद पैदा करें और ये देखें कि अगर एक इंस्टीट्यूशन ये काम कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। अंदरूनी मजबूती जो है ये बहुत बड़ी मजबूती साबित होती है जंग के दौरान भी और अमन में भी। तो मेरा ख्याल है इसकी तरफ अब हमें तवज्जो देनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि आपने देखा कि फील्ड मार्शल जो अमेरिका गए उसके बाद जो ताल्लुकात में बेहतरी आई, उसके अलावा जो बाकी मुल्क आपकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आपकी इकॉनमी ने करवट ली है, बेहतरी की तरफ चल रही है। तो अब हमें अपनी गवर्नेंस की तरफ और आपस में जो हमारे थोड़ा बहुत नफाक है उसको दूर करने के लिए मिलजुल कर बिल्कुल साथ खड़े हो जाना चाहिए अपनी फोर्सेस के। इंशाल्लाह कोई हमें मैली आंख से नहीं देख सकेगा। और अब तुमने बार बार साबित कर दिया है अल्लाह ताला के फजल का। बिल्कुल खालिद साहब, अब जबकि ये सीज फायर हो चुका है तो हमारी तैयारी जो है वो कैसी है? खबरें आ रही हैं भारत की तरफ से कि वो असले की दौड़ में है, नए जहाज और नए एग्रीमेंट कर रहा है, तो हम कहाँ खड़े हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं भी एक जगह नहीं खड़े हुए तैयारी के सेंस में, हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे। और जो जनरल साहब ने बड़ी सही बात की और मैं भी आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बता दूं कि ये जो फाइटर जहाज इंडक्ट करना होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंडक्ट करना होता है, खास तौर पर जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये ऑफ द शेल्फ बाय नहीं की जा सकती और अगर बाय की जा सके तो इंटीग्रेट नहीं होती। ये कोई एयर कंडीशनर नहीं है कि आज आप कहेंगे जी मेरे कमरे में गर्मी है, मैं एसी लगाना है तो कल आपकी कूलिंग शुरू हो जाएगी। ये फाइटर जहाज होते हैं, इनकी इंटीग्रेशन होती है। राफेल 5.25 साल पहले आया था हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास और हमारे J-10C 3.25 साल पहले आए थे तकरीबन। तो आप नोट कर लें उन्होंने 3.25 साल में जो इंटीग्रेशन करके 6-0 किया तो J-10 ने किया था और उधर से 3 राफेल विक्टिम बने उसके। तो टेक्नोलॉजी ले लेना कोई कमाल नहीं होता। इसीलिए मैं भी जनरल साहब से एग्री करता हूँ। मैं नहीं फोर्स ही कर रहा कि चंद हफ्तों में वो कहेंगे जी हमारे जहाज नए फाइटर लैंड कर गए हैं तो चले जी हम एक और एडवेंचर करने लगे हैं। हमने इतनी बड़ी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की है अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व के साथ, एक यूनिटी के साथ, विदाउट शोइंग एनी क्रैक्स, विदाउट शोइंग एनी डिसहार्मनी, वो करके इंपोज की है तो ये जंग बंद हुई है। और जब जंग बंद हुई है तो अभी तो हिंदुस्तान पिछले हिसाब दे रहा है, अभी तो पिछली अकाउंटेबिलिटी करी है। कल उनके मान लिया कि S-400 हम Day 1 से कह रहे हैं कि 2 मारे थे, कल उन्होंने कहा जी हमने रशिया को नया ऑर्डर दे दिया। तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता उनके लोगों में रियलाइज होगी कि उनको क्या कीमत देनी पड़ी है मिस एडवेंचर की। उनके मिलिट्री या वॉर गोल्स एब्सोल्युटली अचीव नहीं हुए और यही जंग से रोकती है आपकी। और ये क्यों हुए, अचीव नहीं हुए? वो तैयारी थी इधर से हमारी तरफ से और तैयारी कंटिन्यू रहती है। मुझे आज भी मालूम है कि पाक फिजाइया में इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट्स हो रही हैं। पिछले 4 से 5 साल के अंदर पाक फिजाइया में 19 नई इंडक्शंस हुई हैं। J-10C एक इंडक्शन थी उसमें से और अभी कई पाइपलाइन में है। तो हम रुक नहीं रहे कि हमने ये कर लिया मार का तो बस यहाँ अब रिलैक्स करने का टाइम है। इट विल गो ऑन एंड ऑन इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है जी, ये जारी है और हमारी तैयारी भी उससे पहले की तरह, उससे पहले जो है जो तैयारी थी उससे कहीं जो है वो ज़्यादा हो रही तैयारी। अब ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।